आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने बात किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच में कितनी लंबाई होती है, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि जो डीएनए से डीएनए बनता है वो कैसे बनता है, कौन कौन से एंजाइम उसमें उसकी यूज़ में होते हैं और क्या होता है। अभी तक मेरे चैनल इमोशन वाला को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप भी क्या कहते हैं इन सब के बारे में जान पाएँ। ठीक है, तो देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए टू डीएनए यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना ही हम क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। यानी प्रतिकृति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रतिकृति। यानी जैसे एक डीएनए है, अब उससे नया डीएनए कैसे बनेगा, कौन सा एंजाइम उसमें यूज होगा, उस एंजाइम का कार्य कौन सा होगा, ये तमाम बातों को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए से यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ कि डीएनए टू डीएनए, ये हमारा क्या है, रेप्लिकेशन है। क्या है? रेप्लिकेशन। यानी जैसे आप जानते हो कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, एक डीएनए से क्या हो रहा है, दूसरा डीएनए बन रहा है। तो देखिए अब हम एंजाइमों को समझ लेते हैं, उनका क्या कार्य है, वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, एक डीएनए बनाएंगे। डीएनए बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका रेप्लिकेशन करेंगे। कैसे होता है? तो देखिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, तो एंजाइम करता है। कौन करता है? एंजाइम करता है। कैसे एंजाइम कर रहा है, कैसे एंजाइम कर रहा है, क्या कर रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेन एंजाइम है, जो एनसीईआरटी में मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, तो डीएनए के नए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। डीएनए के नए स्ट्रैंड जो बनता है इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि डीएनए का नया स्ट्रैंड किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाया जाता है। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरी एंजाइम कौन सी है, तो दूसरा एंजाइम हमारा है हेलिकेज। कौन सा है? हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जो हेलिकेज होता है वो क्या करता है, जैसे दो स्ट्रैंड है, आप जानते हो कि द्विकुंडली संरचना है। क्या है? द्विकुंडली संरचना है। अब इन कुंडलियों को खोलेगा कौन, हेलिकेज को खोलेगा कौन, तो हेलिकेज को खोलने का कार्य कौन करता है, हेलिकेज करता है। यानी डीएनए की कुंडली को खोलने का कार्य कौन करता है, हेलिकेज करता है। दूसरा एंजाइम हो गया। अब तीसरे एंजाइम की बात अगर हम करें तो तीसरा एंजाइम हमारा क्या कर रहा है, टोपोआइसोमरेज। कौन कर रहा है? टोपोआइसोमरेज। ये क्या काम कर रहा है, जब हेलिकेज, ध्यान दीजिएगा, जब हेलिकेज क्या करता है, दोनों स्ट्रैंडों को खोलता है। जब दो स्ट्रैंड खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना ऐसे फैलती हुई जाएगी। तो जब दो स्ट्रैंड खोलेंगे, दो स्ट्रैंड को खोलने के बाद क्या होता है कि ये स्ट्रैंड वापस से फिर से जुड़ ना जाए, ये स्ट्रैंड वापस से फिर से जुड़ ना जाए, इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो इसके लिए होता है टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, तो ध्यान से समझिएगा। टोपोआइसोमरेज करता है स्ट्रैंड के बीच का तनाव कम करता है, दो स्ट्रैंडों के बीच का तनाव कम करता है। खोलने का काम कौन कर रहा है, हेलिकेज। तनाव कम करने का काम कौन कर रहा है, क्या कहते हैं, टोपोआइसोमरेज। नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज। कैसे जोड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा हमारा है यहाँ पे, तो चौथा हमारा क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो चौथा है लाइगेज। क्या है? लाइगेज। अब लाइगेज क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए अभी हम क्या कहते हैं, लाइगेज का पूरा स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझाएंगे कि लाइगेज वर्क क्या करता है। यहाँ पे लाइगेज के अगर हम कार्य देखें तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लाइगेज जो डीएनए के खंड होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। अब डीएनए के खंड बनेंगे कैसे, तो ये जब डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा तब बता पाएंगे आप लोग कि डीएनए का खंड बनता कैसे है। इन खंडों को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ओकाज़ाकी खंड।
ओकाज़ाकी खंड, क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी खंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो पांचवा एंजाइम है वो काम क्या करता है। जैसे आप जानते हो कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जीन ही क्या होते हैं, रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, और जो बेस पेयर मतलब क्या कहते हैं रॉन्ग होते हैं, यानी जिसका रेप्लिकेशन नहीं होता है, उसको मिटाने का काम कौन करता है, यानी हटाने का काम कौन करता है, तो वो हटाने का काम करेगा ग्लाइकोसिलेज। कौन करेगा, ग्लाइकोसिलेज। यहाँ तक तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि डीएनए की स्ट्रैंड का संश्लेषण कौन कर रहा है, पॉलीमरेज कर रहा है। डीएनए के कुंडली को खोलने का कार्य कौन कर रहा है, हेलिकेज कर रहा है। उनके बीच तनाव कम कौन कर रहा है, टोपोआइसोमरेज कर रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लाइगेज क्या कर रहा है, ओकाज़ाकी खंडों को जोड़ रहा है। अब आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, आगे हम समझते हैं कि डीएनए कैसे रेप्लिकेशन होता है। क्या है, एक डीएनए है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइए, ये क्या है, डीएनए है, डीएनए। अब ये इस डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान ये देने वाली बात है कि कौन कौन सा एंजाइम यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, ये कुंडली बंधी हुई थी, ये कुंडली क्या थी, ऐसे बंधी हुई थी, बॉन्ड से बंधी हुई थी। अब इसको अलग कौन सा एंजाइम करेगा, तो अलग करने के लिए मैं बताया था हेलिकेज। कौन करेगा, हेलिकेज ने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। हेलिकेज इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब हेलिकेज अलग कर दिया, हेलिकेज जब अलग किया तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टैंड वापस से ना जुड़ जाए, ये स्टैंड वापस से आपस में जुड़ जाए, इसके लिए हमने किस एंजाइम का उपयोग किया, तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमने एंजाइम उपयोग किया टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। ध्यान दीजिएगा, हेलिकेज ने क्या किया, स्ट्रैंड को खोल दिया। टोपोआइसोमरेज ने क्या किया, स्ट्रैंड के बीच का क्या कहते हैं तनाव कम कर दिया। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसकी एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है कि वो सिर्फ उसी दिशा में चलेंगे, वो क्या होंगे, उसी दिशा में चलेंगे। तो जब डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो वो हमेशा 5' से 3' की तरफ चलता है। कहाँ चलता है, 5' से 3 की तरफ चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आप जानते हैं कि अगर एडनोसिन है तो इसके आगे कौन सा बॉन्ड होगा, और कौन सा क्या कहते हैं क्षारक होगा, तो एडनोसिन के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, फिर एडनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडनिन, ग्वानोसिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानोसिन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये प्रोसेस ये दिखा रहा है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई बॉन्ड जुड़ेगा या नया क्षारक आके जुड़ेगा तो वो OH समूह से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, OH समूह। तो आप लोग जानते हो कि 3 के पास, जो 3 वाला किनारा है उसके पास क्या है, OH समूह है, इसी में सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। अब यहाँ हम डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। और हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन किस तरफ से हो रहा है, 5 से 3' की तरफ। तो यहाँ से एक बार क्या हुआ, रेप्लिकेशन शुरू हुआ, यहाँ से आए न्यूक्लियोटाइड जुड़े। अब यहाँ से क्या कहते हैं, क्षारक जुड़ना शुरू हो गए। अब क्षारक जुड़ते 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 यहाँ पे कोई भी लैगिंग नहीं होगी, क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे 5 से 3 की दिशा में जा रहे हैं, किसमें, 5 से 3 की दिशा में जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगला प्रोसेस है इसको हम क्या क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड ही आरएनए पॉलीमर बना क्या कहते हैं, आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कोड देता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि लीडिंग स्ट्रैंड, कौन स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड ही देता है mRNA को कोड करने के लिए। दूसरी बात, जो लीडिंग स्ट्रैंड है इस पर क्रिया कौन सी हो रही है, सतत क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, सतत क्रिया हो रही है। इसके बीच में कहीं लैगिंग नहीं दिखेगी आपको। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारा क्या कहते हैं, उधर से क्षारक आता रहेगा और इधर से क्षारक जुड़ते रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो अगला वाला स्ट्रैंड है 3 से 5, अगला वाला स्ट्रैंड क्या है, 3 से 5। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 में क्या होता है, तो मैंने बताया था ना कि क्रिया किस तरफ से कंटिन्यू चलेगी, 5 से
3 की तरफ, और यहाँ पे क्या है 3 से 5 है, 3 से 5 है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक बार आया तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा। फिर कौन सा आएगा, फिर OH समूह आएगा और फिर उसमें जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था ना कि ये जो फ्रेम है, ये जो लैगिंग का फ्रेम है, ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में जो गैप हो रहा है उसको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेम। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेम कहते हैं। ये जो बीच बीच में लैगिंग दिख रही है, यही जो फ्रेम है आपस में जुड़े हुए नहीं है। अभी DNA हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ का स्ट्रैंड तो कंप्लीट हो गया, दूसरी तरफ का स्ट्रैंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ये हमारा पूर्ण रूप से DNA तैयार नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पॉलीमर ने क्या किया, स्ट्रैंड का संश्लेषण करना शुरू कर दिया, नए स्ट्रैंड को बनाना शुरू कर दिया। कैसे बना रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, बनाने की दिशा किधर से, 5 से 3 की तरफ है। अब हम यहाँ से 3 से 5 की तरफ आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 3 से 5 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इसके बीच बीच में लैगिंग होगी। लैगिंग होने का मतलब एक बार क्षारक आ गए, फिर उनमें क्या होगा, गैप होगा, फिर हमारा क्या कहते हैं OH समूह आएगा, फिर जुड़ेंगे, ऐसे करके क्या होता है, गैप होती हैं। अब इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, तो इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, यानी बीच बीच में गैप रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें प्रोसेस कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोसेस होता है अनकंटीन्यूअस। क्या होता है, असतत होता है। प्रोसेस कौन सा हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, यानी उसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो 5 से 3 डैश की तरफ होता है। किस तरफ होता है, 5 से 3 डैश की तरफ। क्यों होता है, क्योंकि 3 के पास OH है, इसी से क्या कहते हैं हमारे क्षारक जुड़ते जाएंगे और क्या कहते हैं हम नए नए पॉलीमर बनाते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब होगा तो हम तो उल्टा आ रहे हैं, हम तो उल्टा 3 से 5 की तरफ आ रहे हैं। अब 3 से 5 की तरफ आ रहे हैं तो एक बार हमारा क्या हुआ, एक बार हमारा OH समूह आया, पॉलीमर को जोड़ा, पॉलीमर को जोड़ने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, फिर वो OH समूह आएगा, ऐसे करके क्या होता है, इनके बीच में गैप हो जाता है। और इस गैप को हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी गैप कहते हैं या फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। अब हमने बताया कि इस फ्रेम को पूर्णतः DNA बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको कहते हैं लाइगेज। क्या कहते हैं, लाइगेज। अब लाइगेज जब इसको, ध्यान दीजिएगा, लाइगेज क्या किया, इन फ्रेम को एक कर दिया, इन फ्रेमों को एक कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमें जोड़ना हुआ, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, समझ गए, ओकाज़ाकी फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ साइटोसिन है तो उसके आगे कौन सा होगा, ग्वानिन होगा। वो किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। अब ध्यान दीजिए, जब DNA का कुछ स्ट्रैंड अलग हो रहा था, ध्यान से समझिएगा, जब DNA का स्ट्रैंड अलग हो रहा था तो यहाँ थाइमिन था, एडनिन था, एडनिन अलग हुआ तो एडनिन इस तरफ आ गया, थाइमिन इस तरफ आ गया। अब जब नए स्ट्रैंड बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब नए स्ट्रैंड बनेंगे तो एडनिन के साथ कौन जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा, एडनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, और थाइमिन के साथ कौन जुड़ेगा, एडनिन जुड़ेगा, ग्वानोसिन के साथ कौन जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ कौन जुड़ेगा, ग्वानोसिन जुड़ेगा। एक स्टैंड कंप्लीट, दूसरे स्टैंड में क्या होता है, थाइमिन के साथ एडनिन जुड़ जाएगा, और उसके बाद कहते हैं एडनिन के साथ थाइमिन जुड़ जाएगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ जाएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। अब आप देखिए, यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, GCAT, और यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, ATGC। जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, GCAT, यहाँ पे ATGC, ATGC। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हमारा सतत प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, और ये हमारा असतत प्रोसेस है जो फ्रेम वाइज चलता है। और इन फ्रेमों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है, तो इन फ्रेम को जोड़ने के लिए लाइगेज का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा जो ऊपर वाला DNA है, जो ऊपर वाला DNA का स्टैंड है, उसको हम कहेंगे पेरेंटल DNA। कौन सा, पेरेंटल DNA। पेरेंटल DNA क्यों कहेंगे, क्योंकि यही जनक के रूप में कार्य कर रहा है। और जो नवनिर्मित DNA है वो हमारा क्या है, संतत DNA है।
कौन सा डीएनए है? संतत डीएनए है। अब हमारे डीएनए का निर्माण हो चुका, यानी हमारा क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण या आप कह सकते हो कि रेप्लिकेशन हो चुका है। हमारे पास नए रज्जुक आ चुके हैं। वो नए रज्जुक कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बना के। वो रज्जुक है, एक है क्या कहते हैं सी, यहाँ पे GCAT और दूसरे पे क्या आया है तो ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा C, उसके बाद G, उसके बाद T, उसके बाद A। ये हमारा नया डीएनए बनके तैयार हो गया जब लाइगेज ने उस फ्रेम को एक कर दिया। लाइगेज ने इस फ्रेम को क्या कर दिया? एक कर दिया, तब हमारा नया डीएनए बनके तैयार हो गया। अभी डीएनए में कुछ भी नहीं है। अब ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? डीएनए को आरएनए में। हमने ध्यान देना, हम इसमें क्या कर रहे थे? डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे। अब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेंगे और आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। और यही है सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है? सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत। किसने दिया था? क्रिक एंड वाटसन ने दिया था सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत। उन्होंने ये बताया था कि यदि हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं और डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, इसी प्रकार से क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आप ज़रा सोच के ये बताइए कि जिस जीव में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है तो क्या वो आरएनए से आरएनए डायरेक्ट बनाएगा? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो मैं क्या कहता हूँ, इस पे वीडियो बनाऊंगा कि यदि किसी जीव में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है तो क्या आरएनए से डायरेक्ट आरएनए बनेगा? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो आरएनए बनाने के लिए उसको डीएनए बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए। अब आरएनए बना, फिर डीएनए बना, फिर डीएनए को एमआरएनए में तोड़ा जाएगा, एमआरएनए को टीआरएनए संश्लेषित करेगा। टीआरएनए संश्लेषित करने के बाद फिर हमारा क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए आएगा, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं ये रेप्लिकेशन ज़रूर समझ में आएगा। इससे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो मैं इतना इंट्रो दे रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए टू आरएनए होता है। ये डीएनए टू डीएनए है और ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो? सपोर्ट करो।